नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं पूर्वा मंधानी, मेरे साथ हैं हमारे एडिटर प्रवीण स्वामी और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर ये शो लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है संकट, सुरक्षा और स्वामी। इस हफ्ते के एपिसोड के लिए हमने आपके सामने जो सवाल रखा था वो था कि पन्नू मुद्दे का अमेरिका भारत संबंधों पर क्या असर होगा। हाल ही में अमेरिका के प्रिंसिपल डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फाइनर ने भी इस पर बात की। तो प्रवीण, शो की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएँ कि ये काफ़ी दिनों से ये सिलसिला चल रहा है और ऐसी खबर है जिसमें हर दिन लगभग कुछ ना कुछ नया अपडेट आ रहा है इस पे, तो अगर आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा बता पाएँ। जी, और सबसे पहले हमारे मेंबर संकल्प से मुझे माफी मांगनी चाहिए। ये शो लेट हुआ एक दिन और इसकी वजह ये है कि मैं लंदन जाके काफी बीमार पड़ गया था, तो गला अभी तक खराब है। आई एम सॉरी संकल्प, लेकिन बढ़ते बुढ़ापे के ये सारे लक्षण हैं। और हम अपूर्वा को तैयार करेंगे कि ज्यादा सिर्फ सवाल नहीं लेकिन जवाब भी वो दे पाएगी और मेरी जरूरत इस शो पे कम पड़ेगी। बट जहां तक फाइनर के कमेंट्स है, लेटेस्ट है एक सीरीज ऑफ कमेंट्स में जहां व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि या ये नोट किया है कि भारत ने एक कमेटी बनाई है उनके प्रोसिक्यूटर्स के आरोप को स्टडी करने के लिए। अब ये कमेटी में कौन है, इस कमेटी की पावर्स क्या है, ये कुछ नहीं पता। मेरे ख्याल से फिलहाल दोनों पक्ष कोशिश कर रहे हैं कि इस मामला को ठंडा करे और ब्रॉडर रिलेशनशिप जो है, आखिर इंडिया यूएस रिलेशनशिप सिर्फ ये एक पन्नू मुद्दे पे नहीं खड़ी है और बहुत सारे इसके एलिमेंट्स हैं जो दोनों मुल्कों के लिए बहुत जरूरी है। तो कोशिश कर रही है कि इस रिलेशनशिप को बाकी चीजों से इंसुलेट कर दे पाए। असली प्रॉब्लम लेकिन आएगी जब उनका कोर्ट सिस्टम काफी ट्रांसपेरेंट है, पब्लिक में हियरिंग्स होती हैं ऐसे केसेस में। कई बार हो सकता है कि निखिल गुप्ता जो गिरफ्तार किए गए थे प्राग से, जो भारतीय नागरिक है प्राग से गिरफ्तार किए गए, वो कोई प्ली डील कर ले प्रोसिक्यूटर्स के साथ इन रिटर्न फॉर रिड्यूस सेंटेंस और कुछ बातें बोले। तो ये सब देखते हुए ये डेफिनेटली संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि कोर्ट में कुछ बातें बोली जाएंगी जिससे भारत और यूएसए के रिश्ते में फिर तनाव बढ़ेगा। दूसरा मुद्दा ये बन सकता है कि भारत क्या अगर प्रोसिक्यूशन में ये तय हुए कि भारत ने कुछ गुंडों या हथियारों को ये असैसिनेशन करने के लिए पैसे दिए थे, तो यूएस से डेफिनेटली डिमांड आएगा कि ये हथियारे वापस उनको दिए जाए ताकि उनका ट्रायल हो यूएस में। उसमें भी खींचतांच जबरदस्त होगी। जी। तो ये इस मुद्दे से मुझे तो नहीं लगता कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप में कोई बहुत बड़ी टूट या दरार आ जाने वाला है, लेकिन डेफिनेटली ये अगले साल डेढ़ साल जब तक ये ट्रायल चलते रहता है कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस रेज करने वाला है जो लीडर्स को दोनों मुल्कों में बहुत बहुत केयरफुली हैंडल करने होंगे। चलिए इसी के साथ सवालों से शुरुआत करती हूँ। संकल्प का हमारे मेंबर हैं, उनका सवाल आया है कि जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, वो कह रहे हैं भारत सरकार के पास प्लॉजिबल डिनायबिलिटी का दावा करने के लिए पर्याप्त स्पेस है। एक भारतीय भारतीय सरकार के समान नहीं है और अमेरिकी सरकार ने भारतीय सरकार को गलत तरीके से परेशान करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। वो बोल रहे हैं एसजी ने सोफिस्टिकेशन के लिए अमेरिका की सराहना की है। शायद वे ट्रूडो से बहुत नाराज हैं और यूपीए काल के देवयानी खबरों मामले को भूल गए हैं। उसके अलेजिड अपराध बहुत कम गंभीर थे। बोल रहे हालांकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत थे, लेकिन उसकी गिरफ्तारी का तरीका बेहद आक्रामक था और इससे भारत को शर्मिंदा किया। जब तब और अब में वो पूछ रहे हैं क्या बदलाव आया। बोल रहे लेट हेनरी किसिंजर ने कहा था अमेरिका को कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं है, केवल इंटरेस्ट्स हैं। उसी अमेरिकी सरकार ने इंटरिम पाक पीएम को उनकी यात्रा के दौरान ऑडियंस भी नहीं दी। ये मेरे ख्याल से संकल्प इस किस्से को सिर्फ फॉरेन पॉलिसी के लेंस से, सिर्फ को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखना हमें शायद कुछ गलत कंक्लूजन्स तक पहुंचा देगा। इसमें ये बात है कि मुल्कों के इंटेलिजेंस रिश्ते जो होते हैं वो किसी फॉर्मली ट्रीटी में लिखे नहीं होते, उनके बहुत अनस्टेटेड कन्वेंशंस होते हैं और वो रिश्ते बहुत वक्त के बाद बनते हैं।
अब इंडिया और यूएस के डिक्लेयर्ड स्पाइस, मतलब जो एक दूसरे की सरकार बता देती है दूसरे गवर्नमेंट को कि ये जासूस हैं, डिक्लेयर्ड स्पाइस हैं, हमारे वॉशिंगटन में हैं, उनके नई दिल्ली में हैं, और इनका एक बहुत अहम रोल है। ये नहीं कि दूसरे मुल्क में जासूसी करना, लेकिन सीमलेसली दोनों मुल्कों के बीच में जो मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं उन पे बातचीत जारी रखे, इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहे, और ये रिश्ते बहुत मुश्किल से बने हमेशा। जितना अच्छा रिश्ता 26/11 के बाद भारत और यूएस का बना, हमेशा ऐसे नहीं था। अब बात यह है, सौ बातों की एक है कि यूनाइटेड स्टेट्स को लगता है कि भारत ने ये जो अनस्टेटेड रूल्स या कन्वेंशंस होते हैं इंटेलिजेंस रिलेशनशिप के, वो वायलेट किए, क्योंकि एक अमेरिकन नागरिक को अमेरिकन सॉइल पे मारने की कोशिश की। अब मैं तो भारत सरकार नहीं हूं, तो मेरे जवाब का उतना ही वैल्यू है जो एक प्राइवेट सिटीजन का है, लेकिन मेरे ख्याल से भारत सरकार ने ये जवाब दिया होगा कहीं ना कहीं इन बातों में कि गुरपटवंत सिंह पन्नू कोई आम नागरिक नहीं था। वो बहुत वक्त से भारत को गालियां दे रहा था, धमकियां दे रहा था, यूट्यूब और सोशल मीडिया में कुछ कुछ वाहियात चीजें पोस्ट किए जा रहा था, खालिस्तानी एक्टिविस्ट को पैसे पहुंचाया जा रहा था, जिसका जवाब दिया गया, इसको एक काउंटर जवाब भी दिया होगा कि ये सारी बातें हम जानते हैं, जब हमें लगेगा कि एक प्रोसिक्यूटेबल क्रिमिनल केस है हमारे पास, तब इस पे कुछ हम करेंगे। अब भारत के फ्रस्ट्रेशन समझे जा सकते हैं। भारत ने बहुत बार ऐसे बिहेवियर से सफर किया है। 1985 का किस्सा कनिष्का की बॉम्बिंग का तो हमने इतनी बार इस प्रोग्राम पे डिस्कस किया है कि शायद दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी 26/11 के बाद भी डेविड हेडली, जिसने इतने लोगों को इंडिया में मारा, उसका कभी ट्रायल इंडिया में हो नहीं सका, क्योंकि यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने उसे ऑलरेडी एक प्ली डील कर लिया था। ऐसे बहुत ज्यादा किस्से हैं। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से यूएस ये एक लाइन ड्रॉ करेगा कि हमारे यहाँ आके आपके खुफिया एजेंसीज के थ्रू आप हमारे नागरिकों को नहीं मार सकते, ये काम हमारा ही है। अगर ये भारत में हुआ होता तो भारत भी शायद बहुत बहुत नाराज होता। और इस ट्रस्ट को दोबारा रीबिल्ड करने में बहुत वक्त लगेगा। अगला सवाल लूंगी, पूछ रहे हैं कि बाइडेन और मोदी दोनों फिर से चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में 3-1 से बढ़त के बाद इसके बाद मोदी के लिए राम मंदिर का उद्घाटन आने वाला है। बोले मुझे नहीं लगता कि वे अमेरिका पर नेशनलिज्म का कार्ड उछालेंगे, लेकिन क्या अमेरिका में इसका उल्टा हो सकता है? क्या ट्रंप इसे अमेरिका में चुनावी मुद्दा बना सकते हैं? मेरे ख्याल से अमेरिका में दोनों पार्टियों में कंसेंसस है कि भारत एक इम्पोर्टेंट पार्टनर और एलाई है। ट्रम्प, कभी कभी ट्रम्प साहब थोड़े थोड़े वाहियात बातें कर देते हैं, लेकिन बेसिकली इस फैक्ट के कॉग्निसेंट है कि भारत के साथ उनको दोस्ती चाहिए। कभी कभी ये बातें बोले क्योंकि उनको लग रहा था कि ट्रेड पे प्रोग्रेस नहीं था, या कुछ और, लेकिन फंडामेंटल्स पे वो काफी क्लियर थे। अब बात ये नहीं है कि सिर्फ, आई डोंट थिंक बाइडेन साहब को या ट्रंप साहब को कोई बहुत बड़ी इमोशनल चोट पहुंची है कि गुरपटवंत सिंह पन्नू, जिनका नाम भी उनने कभी सुना नहीं होगा, कि वो मारे जाने वाले थे, या हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल हो गया कनाडा में। यहाँ एक उसूलन प्रिंसिपल है। 1967 में एक बहुत बड़ी बॉम्बिंग हुई थी वॉशिंगटन डीसी में, और चिले के एक डिप्लोमेट ऑरलैंडो लेटेलियर मारे गए थे। उस वक्त तक वो सबसे बड़ा अटैक था वॉशिंगटन डीसी में। 3 लोग मरे, 2 जिनमें से अमेरिकन थे लेटेलियर के साथ। और उसके लिए उसके बहुत साल बाद चिले और अमेरिका, जो बहुत क्लोज एलाइज थे, उनके रिश्ते काफी बिगड़ गए। और डर कुछ लीगलिस्टिक था, डर कुछ उसूलों वाला था, लेकिन सबसे बड़ा डर ये था अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स के हाथ में कि कोल्ड वॉर के माहौल में अगर एक पार्टी असैसिनेशंस, बम फोड़ना, रॉकेट चलाना, ये सारे काम एक सुपर पावर के सिटी में शुरू कर दे, जो कि रोकना बड़ा मुश्किल है, तो कल उसके जवाबी रिटेलिएशन भी आएंगे, और जवाबी रिटेलिएशन कोल्ड वॉर के दूसरे पक्ष से आए तो फिर उसका कोई अंत नहीं होगा।
तो पूरे कोल्ड जी, वॉर में आप देखेंगे, जबकि ये कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन ने कई दूसरे मुल्कों में जंगें भी लड़ी और कोई गदर भी किए और मासूम लोग बहुत बड़े पैमाने पे मारे गए, उन्होंने एक दूसरे के मुल्क पे डायरेक्ट कभी हमला नहीं किया। मॉस्को ने कभी वॉशिंगटन में बॉम्ब नहीं फोड़ा और वॉशिंगटन ने मॉस्को में कभी बॉम्ब नहीं फोड़ा। और इस लेटेलियर केस से डर बढ़ने लगा कि यार अगर हमारे एलाइज के और इधर उधर के कोवर्ट सर्विसेज ये चीजें करने लगे तो इसका अंत क्या होगा। मेरे ख्याल से अब यूनाइटेड स्टेट्स में भी यही बात चल रही होगी कि ठीक है, पन्नू अब उग्रवादी था या एक्टिविस्ट था, कुछ भी कह लो, अब अगर लेकिन पन्नू जैसे लोगों को सरकार आके मारेंगी, कल कौन से मुल्क कौन से डिसिडेंट्स को मारेंगी, उसके जवाब में अमेरिकन टारगेट्स पे क्या हमले हो सकते हैं, उसके जवाब में दूसरे ग्रुप्स क्या अपनी कार्रवाइयां कर सकते हैं। तो ये एक मैसेज दिल्ली को गया होगा कि शायद उनको लगता है कि इंडिया ने गैर जिम्मेदारी का काम किया है, कुछ रूल्स लाइंस क्रॉस कर लिए सोचे बिना। इंडिया का ऑफ कोर्स यही कहना रहेगा कि हमारे यहाँ फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गया है, क्योंकि बहुत दशकों से हम वेट कर रहे हैं कि आप कुछ करेंगे इसके बारे में, और आप कुछ कर नहीं रहे हैं। जी। अगला सवाल शिल्पी का लूँगी, वो पूछ रही हैं कि इस रिश्ते के बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे क्वाड पर इसका क्या असर पड़ेगा इस पूरे मुद्दे का? शिल्पी जी, गुड क्वेश्चन। मेरे ख्याल से कोई असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे क्वाड हो या स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन हो, ये इसलिए नहीं बने क्योंकि कोई इमोशनल रिश्ता है इन दोनों मुल्क के बीच में। ये इसलिए बने क्योंकि अमेरिका को लगता है कि चाइना को बैलेंस करने के लिए एक और ताकत, रीजनल ताकत होनी चाहिए, और वो भारत को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये भी चाहते हैं कि जो पैसिफिक रिम के जनतांत्रिक देश हैं वो मिल के चाइना को कंटेन करने की कोशिश करें। अब एक आध ऐसे घटने से मेरे ख्याल से उस पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन हमेशा इसमें यह आता है कि ट्रस्ट का माहौल तो एक थोड़ा बहुत खत्म होता है कि जी आपने कुछ किया मुझे बताए बिना, तो और क्या चीजें कर रहे हैं आप मुझे बताए बिना। और वो ट्रस्ट रीबिल्ड करने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। लेकिन मेरे ख्याल से लीडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन अच्छी तरह जानते हैं कि इस केस में जो भी गलती हुई या ना हुई हो, उसके वजह ब्रॉडर कोऑपरेशन खत्म नहीं हो सकता। उसको जारी रखना बहुत जरूरी होगा। हैविंग सेड दैट, अब यूनाइटेड स्टेट्स ये भी देख गया है, वो लेटेलियर असैसिनेशन का 1976 का जिक्र कर रहा था, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने चिली पे बहुत सैंक्शंस लगाए, मिलिट्री एड रोक दिया, और धीरे धीरे देखा कि इवन चिली जो मतलब क्लाइंट स्टेट था यूनाइटेड स्टेट्स का, भारत के साथ उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन चिली भी वो काम करने को तैयार नहीं था जो यूनाइटेड स्टेट्स चाहता था, विच वाज कि अपने इंटेलिजेंस पर्सनल वो यूनाइटेड स्टेट्स को सरेंडर कर दें। सैंक्शंस रहे, कोई खास फायदा नहीं हुआ, और 2 दशकों के बाद ऑफ कोर्स इवेंचुअली पेरू की मिलिट्री गिर पड़ी, बट वो सैंक्शंस की वजह नहीं थी, वो उनके अंदरूनी डेमोक्रेटिक मूवमेंट के वजह हुआ। तो यूएस भी जी। सीख गई कि दबाव एक हद के पार दबाव लगाने से ज्यादा कुछ होता नहीं है। कुछ मध्य पथ ढूंढना होता है। तो एक थोड़ा टेंस पीरियड रहेगा, लेकिन आई डोंट थिंक कोई ये डिस्ट्रक्टिव या डैमेजिंग पीरियड होगा। आखिरी सवाल आज का लूँगी, पूछ रहे हैं कि बोल रहे हैं मेरा प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। पूछ रहे हैं इतने सारे इमिग्रेंट्स या नेचुरलाइज्ड सिटिज़न्स होने के बावजूद अमेरिका वेस्ट
खास करके ब्रिटेन और कनाडा की तुलना में दबाव की चालों के प्रति कम ससेप्टेबल लगता है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ये टू पार्टी सिस्टम है और प्रेशर ग्रुप्स के पास बहुत कम राजनीतिक विकल्प हैं? क्या आप मेहदी हसन की इस आकलन से सहमत हैं कि मुसलमान फिलिस्तीनी मुद्दे पर बाइडेन को अबैंडन कर देंगे? बोले आश्चर्य की बात यह है कि वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी पार्टी या कम से कम कुछ तत्वों के डीप एक्सट्रीम लेफ्ट की ओर बढ़ने के बावजूद कई हद तक लेवल हेडेड रहे हैं। इंटरेस्टिंग। देखिए, लॉन्ग टर्म में ये कोई शक नहीं हो सकता कि वेस्ट के मुस्लिम पॉपुलेशंस बढ़ेंगे, डेमोग्राफिकली एंड अदरवाइज। और कुछ और पॉपुलेशंस भी यूनाइटेड स्टेट्स में, जैसे हिस्पैनिक्स, जैसे एशियंस, वाइट्स के कंपैरिजन, वाइट्स की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ेंगे। और जब ये आबादियां बढ़ेंगी, ज्यादा इलेक्ट्रली इन्फ्लुएंशियल बनेंगी, तो उनके होमलैंड्स के मुद्दे जो हैं वो भी इनएविटेबली लोकल पॉलिटिक्स में खिंच जाएंगे, जैसे कि अब मिडिल ईस्ट वोटर्स के साथ गाजा में हो रहा है। अब हकीकत यह है कि इतने अरब वोटर्स हैं नहीं अमेरिका में कि इलेक्शन उनके वोट पे पलटे, लेकिन बहुत जी, सारे मुस्लिम वोटर्स तो हैं जिनके लिए एक इमोशनल इश्यू है। यूनाइटेड किंगडम में भी एक बहुत बड़ा मुस्लिम, कहा जा सकता है, वोट ब्लॉक है जो लेबर पार्टी से नाराज है उसके स्टैंड पे। आने वाले दशकों में ये ग्रुप्स डेफिनेटली इन्फ्लुएंस लाएंगे। दूसरे हाथ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में फार राइट पुश बैक आ रहा है, इसी वजह, क्योंकि वाइट कम्युनिटीज को लगने लग रहा है कि बाहर से कल के आए माइग्रेंट यहाँ की पॉलिटिक्स और यहाँ के कल्चर को डिक्टेट करने की कोशिश कर रही है, बाहर के मुद्दे खींच के लाए जा रहे हैं। और एक एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट भी पॉलिटिक्स में बहुत पावरफुल बन गया है। जी। एंटी इमिग्रेंट ग्रुप्स के लिए मुसीबत है कि जबकि वो फॉरेन माइग्रेंट्स चाहते नहीं है, उनके बाजारों को चलाना, उनके खेतों को चलाना, उनके इंडस्ट्रीज को चलाना, इन सब के लिए उनको वर्कर्स चाहिए। और क्योंकि इनकी अपनी पॉपुलेशंस एजिंग है, वो वर्कर्स तो बाहर से ही आ सकते हैं। तो ये सारे कंट्रीज अभी बहुत फ्लक्स के स्टेट में है। कुछ जो चीजें हम सर्टेनिटीज लेते थे कि ये इश्यूज इंपॉर्टेंट रहेंगी, ये नहीं रहेंगी, वो बदलेंगी धीरे धीरे। आखिर किसने सोचा था कि ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर एक दिन एक पंजाबी फ्रॉम गुजरांवाला बैठा होगा। बट ये हुआ है, और ये सोसाइटी के बहुत सारे स्वेड्स में हो रहा है। लेकिन जब तक एक नया सोशल इक्वेशन नहीं बन जाता है, जब तक एक नया बैलेंस नहीं बन जाता है, तो मुझे लगता है कि 1 या 2 दशक होंगे जिसमें बहुत अस्थिरता रहेगी समाज में, जिसमें समाज के अलग अलग हिस्से कोशिश करेंगे एक दूसरे को समझने की, और होपफुली उसके अंत में मारपीट के बिना कोई, मतलब, अपना नया सोशल कंसेंसस बना ले पाएंगे। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। आप सभी से धन्यवाद भी कहना चाहूँगी कि आप हमारा शो देखते हैं, हमें सवाल भेजते हैं। आशा करती हूँ आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया।